हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का 24 आवर डिफेंस यूट्यूब चैनल पर मोस्ट वेलकम स्वागत है। सभी दोस्तों का, जितने भी डिफेंस एस्पिरेंट हैं सभी का मोस्ट वेलकम। और एक बार फिर से आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं 15 टॉप आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने की संभावनाएं जिनकी सर्वाधिक है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। और याद रखिएगा, हिम्मत हारने वालों को रास्ते छोटे नजर आते हैं और आखिरी दम तक लड़ने वालों के रास्ते खत्म नहीं होते हैं। जिनको कुछ पता ही नहीं है अपनी मंजिल के बारे में, उन्हें सारी चीज़ें छोटी लगती हैं डियर। जिन्हें रास्तों का अंदाजा है, जिन्हें अपनी मंजिलों के बारे में पता है, वो जानते हैं कि मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। इसी के साथ आज के सेशन को अपने शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट है जोजिला पास लोकेटेड, यानी जोजिला दर्रा जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में या फिर सिक्किम में? तो याद रखिएगा, जो जोजिला पास है आपका डियर, ये कौन से राज्य में है? तो ये जोजिला पास है कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में है जोजिला पास, जिसे एक प्रकार से 31 अक्टूबर 2019 को जो है भारत का एक यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, जो पहले एक राज्य था। इससे लद्दाख को अलग कर दिया गया है। वर्तमान में यहाँ पर जम्मू कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा जी हैं। और इसी जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? तो श्रीनगर है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जहां पर जोजिला पास स्थित है, जोजिला दर्रा स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा है, एशिया की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, द लार्जेस्ट रिवर ऑफ एशिया इज कौन सी है? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यांगसी या फिर हुआंगो नदी? तो याद रखिएगा, यांगजी नदी जो है, यांगसी, ये कौन सी है? तो एशिया की सबसे बड़ी नदी है। कहां पर है? तो चाइना में है। ठीक है, चीन में है एशिया की सबसे बड़ी नदी। दूसरा, हुआंगो की बात करें तो इसको चाइना का शोक कहा जाता था, अब नहीं कहा जाता, क्योंकि अब इसको विकसित कर लिया गया है। इसकी वजह से चाइना में बाढ़ अब नहीं आती है। ठीक है, दूसरा जो ब्रह्मपुत्र है, ये भारत में, एशिया से बाहर, भारत में एक प्रकार से भारत से बाहर से आने वाली सबसे लंबी नदी है। और इसी ब्रह्मपुत्र नदी में दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसका नाम है माजुली। कहाँ पर है? आसाम में। ठीक है, तो आंसर हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? यांगसे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, चीन में है। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है भ्रंश घाटी से होकर बहती है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फॉलो, यहाँ पर फ्लोज थ्रू यहाँ पर रिफ्ट वैली, यानी रिफ्ट वैली से होकर बहने वाली जो है नदी कौन सी है? गंगा नदी है, ब्रह्मपुत्र है, नर्मदा है या फिर कृष्णा नदी है? तो कौन सी नदी होगी डियर? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, भ्रंश घाटी का मतलब क्या होता है? तो भ्रंश घाटी का मतलब एक ऐसी नदियां होती हैं जो, जैसे मान लीजिए दो पर्वत हैं, इधर दो आपके दो पर्वत हैं, दोनों तरफ से जो हैं, और बीच से, इनके बीच से होकर कोई नदी बहती है, तो इनको काट कर बहने वाली, दोनों पर्वतों को इनसे रास्ता बनाकर बहने वाली नदियां जो हैं उनको रिफ्ट वैली कहते हैं। और ऐसी नदी कौन सी है? तो उसका नाम है नर्मदा नदी। ठीक है, नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियां भ्रंश घाटी से होकर बहती हैं, याद रखिएगा आप सभी लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? नर्मदा नदी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथ ही साथ नर्मदा नदी में यहाँ पर सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर पार्क का निर्माण किया जा रहा है, ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। इसी नर्मदा नदी के पर जो है धुआंधार जलप्रपात है। इसी नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर डैम बनाया गया है, जिसके किनारे दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसकी ऊंचाई 182 मीटर है, उसका निर्माण किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड सोशलिस्ट वॉज इंसर्टेड इनटू द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट, यानी हमारे संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद जो शब्द है ये किस संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया है? कौन से संविधान संशोधन के माध्यम से शामिल किया गया डियर? तो इसे जो है 42nd अमेंडमेंट के द्वारा शामिल किया गया है। 42nd अमेंडमेंट ये कब हुआ था? तो याद रखिएगा 1976 में। ठीक है, 1976 में जो है ये आपका समाजवाद शब्द को जो है हमारे संविधान के प्रियम्बल में जोड़ा गया है। और प्रियम्बल याद रखिएगा एक ऐसा पार्ट है जिसके माध्यम से पूरे संविधान को आसानी से समझा जा सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका जो 44th अमेंडमेंट है ये कब हुआ था? तो ये आपका जो है 78 में हुआ था। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इंदिरा गांधी के समय में जो है ये 42nd अमेंडमेंट करके जो है इसमें संशोधन किया गया था, काफ़ी सारे बदलाव किए गए थे। और इसी के बाद जो है 42nd अमेंडमेंट हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार के हटने के बाद जो है उनके सारे परिवर्तन को फिर से बदल दिया गया था 44th अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोटेक्ट्स अ पर्सन अगेंस्ट डबल जेपॉडी। क्या है, यानी भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो दोहरी सजा से बचाने का काम करता है, यानी आपको जो है किसी भी अपराध के लिए दो सजा नहीं मिल सकती है। ठीक है, इससे बचाने का कार्य कौन सा आर्टिकल कहता है, यानी हमारे संविधान में एक ऐसा आर्टिकल है जो दोहरी सजा से संरक्षण का काम करता है। और ऐसा कौन सा आर्टिकल है, उस आर्टिकल का नाम क्या है, तो आर्टिकल याद रखिएगा 20। ठीक है, हमारे संविधान के भाग 3 में, हमारे संविधान के पार्ट 3 में डियर याद रखिएगा हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, उन्हीं मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, राइट टू फ्रीडम है। और इसी राइट टू फ्रीडम के अंतर्गत है आपको यहाँ पर एक प्रकार से दोहरी सजा से बचाने का जो अधिकार है वो आपका आर्टिकल 20 के तहत दिया गया है हमारे संविधान के द्वारा। आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिस्ट्रीब्यूट्स पावर्स बिटवीन, यानी भारत के संविधान की जो 11वीं अनुसूची है किसके बीच शक्तियों का वितरण करती है। ठीक है, द यूनियन एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स, द स्टेट लेजिस्लेचर्स एंड द पंचायत, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड पंचायत, एंड द ग्राम सभा एंड द पंचायत। ठीक है, तो जो 11वीं अनुसूची है याद रखिएगा डियर, 11वीं अनुसूची सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या केवल 8 थी, लेकिन बाद में संविधान के संशोधन के माध्यम से इनको जोड़ा गया है। इसी में आपका एक 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची है, जिसे एक प्रकार से 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से इन दोनों को जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची जो है इसमें राज्य विधानमंडल और पंचायतों के बीच शक्तियों का वितरण किया गया है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में पंचायतों के बारे में उल्लेख किया गया है, 29 विषय दिए गए हैं पंचायतों के बारे में। कब किया गया था, तो 73वां आपका संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से ये किया गया है। ठीक है, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी आपके करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हाट इज द लिमिट प्रेस्क्राइब्ड फॉर द नंबर ऑफ मेंबर इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट, यानी भारत के संविधान के अनुसार जो है किसी राज्य की जो विधानसभा है, यानी जो विधानसभा उसमें सदस्यों की संख्या निर्धारित सीमा क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है किसी राज्य की विधानसभा में। ठीक है, किसी राज्य की विधानसभा में एक प्रकार से मैक्सिमम संख्या कितनी हो सकती है, तो याद रखिएगा किसी भी राज्य की विधानसभा में 500 से ज्यादा सदस्य नहीं हो सकते हैं, यानी आंसर आपका हो जाएगा डी इस क्वेश्चन का। ठीक है, डी यानी 500 मेंबर्स। वैसे भी सबसे ज्यादा सदस्य कौन से राज्य के विधानसभा में है, तो उत्तर प्रदेश में है, 403 है। कितने, 403 मेंबर्स हैं, याद रखिएगा कहां पर, तो उत्तर प्रदेश के लेजिस्लेचर असेंबली में, याद रखिएगा सर्वाधिक। तो आंसर यहां पर आपका क्या हो जाएगा डियर, 500 मेंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 8, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ एन इमरजेंसी इन द ईयर 1976, यानी जब हमारे देश में 1976 में एक प्रकार से इमरजेंसी लगाई गई थी, आपातकाल लगाया गया था। यहाँ पर इंदिरा गांधी के समय में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। उस समय हमारे देश के यहाँ पर प्रेसिडेंट कौन थे, ये क्वेश्चन है। ठीक है, वीवी गिरी, ज्ञानी जैल सिंह, फखरुद्दीन अली अहमद, या फिर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर जब आपातकाल लगा था हमारे देश में 1976 में, उस समय हमारे देश का प्रेसिडेंट कौन था। तो ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी बन जाता है क्योंकि उस समय एक चीफ जस्टिस यानी सीजीआई हमारे देश का प्रेसिडेंट था और उनका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, क्या नाम है डियर, फखरुद्दीन अली अहमद जो है ये हमारे देश के उस समय प्रेसिडेंट थे। और आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी। आपातकाल किसके द्वारा लगाया गया था, तो इंदिरा गांधी के द्वारा जो है इस आपातकाल की घोषणा की गई थी, याद रखिएगा। और इसी के बाद जो है उनकी सरकार जो है सत्ता से
हट गई थी। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी विल बी द करेक्ट आंसर। वर्तमान में हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन है इस समय? तो उनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, जो एक जनजातीय समुदाय से इनका संबंध है, उड़ीसा से इनका संबंध है, याद रखिएगा। जबकि भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स ए फाइनेंस कमीशन फॉर स्टेट इन इंडिया? यानी निम्न में से भारत के लिए जो है, भारत के किसी राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन कौन करता है? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राज्य के राज्यपाल के द्वारा, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर यानी केंद्रीय वित्त मंत्री के द्वारा, या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? तो भारत के किसी भी राज्य के लिए जो है वित्त आयोग का गठन भारत के उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी द गवर्नर ऑफ द स्टेट्स आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो गया? द गवर्नर ऑफ द स्टेट आपके इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। राज्य के राज्यपालों के बारे में जो उल्लेख है आर्टिकल 155 के तहत किया गया, उनके एक प्रकार से नियुक्ति और उनके गठन के बारे में। ठीक है, 155 से लेकर लगभग 167 तक राज्य की कार्यपालिका के बारे में वर्णन मिलता है। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 10 है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा में रिजाइन्स हिज ऑफिस बाय राइटिंग एड्रेस टू द, यानी लोकसभा का जो अध्यक्ष है निम्नलिखित को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो किसे अपना इस्तीफा दे सकता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, यानी भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के उपराष्ट्रपति को, या फिर लोकसभा के उपाध्यक्ष को। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देने की जरूरत है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है डियर, वो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, जबकि लोकसभा का उपाध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष को, दोनों एक दूसरे को इस्तीफा देकर अपने पद से मुक्त हो सकते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष आंसर हो जाएगा, इसको उपाध्यक्ष इन डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को दे सकता है, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, लोकसभा का जो अध्यक्ष है इसी को जब हमारे संविधान में दो एक प्रकार से संयुक्त बैठक का आयोजन किया जाता है तो उसकी अध्यक्षता भी कौन करता है? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा आर्टिकल 118 के तहत जो है बुलाई, एक प्रकार से उसकी अध्यक्षता करने का अधिकार है, जिस संयुक्त बैठक को आर्टिकल 108 के तहत बुलाया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का डी। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? तो उनका नाम है ओम बिरला, जिनका संबंध जो है कोटा राजस्थान से है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन इन इंडिया आर चेयर्ड बाय द, यानी भारत में संयुक्त संसदीय सत्र की जो अध्यक्षता है ये किसके द्वारा की जाती है? संसदीय, अभी जस्ट हमने इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया है। ठीक है, तो किसके द्वारा किया जाता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर के माध्यम से जो है इसकी अध्यक्षता की जाती है, याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? तो तीसरा यानी सी आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है, जितने लोगों ने आंसर किया है इस क्वेश्चन का। और जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में ज्वाइन होंगे, आप सभी लोग कृपया जो है कमेंट सेक्शन में आंसर करने का प्रयास भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, पढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। क्या है? त्रिपिटक, टेक्स्ट और रिलेटेड विद विच रिलीजन, यानी जो त्रिपिटक ग्रंथ है इसका संबंध कौन से धर्म से है? वैदिक धर्म से है, बौद्ध धर्म से है, जैन धर्म से है, या फिर शैववाद से है? किस धर्म से इसका संबंध है त्रिपिटक का? ठीक है, तो त्रिपिटक यानी आपका, हमने 3 पिटक के बारे में चर्चा भी की है कई बार। कौन कौन से हैं? शुद्ध पिटक है, एक है आपका शुद्ध पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो 3 पिटक हैं आपके, और इन तीनों का जो संबंध है ये किससे है? बौद्ध धर्म से है। ठीक है, बौद्ध धर्म से है, जिसकी स्थापना महात्मा बुद्ध के द्वारा जो है सारनाथ में किया गया था। ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बी। ठीक है, सभी लोगों का आंसर आना चाहिए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 13, ड्यूरिंग वुज टेन्योर डिड द इंसिडेंट ऑफ ब्लैक होल टेक्स प्लेस, यानी जो ब्लैक होल की घटना है ये किसके कार्यकाल में हुई थी? उस समय शासक कौन था? मीर जाफर था, मीर कासिम था, अलीवर्दी खान था, या सिराजुद्दौला? काफी इंपॉर्टेंट है ये आपकी घटना, सिराजुद्दौला, जिसने जो है कलकत्ता से जो है अंग्रेजों को पकड़ के एक काफी छोटे से कमरे में बहुत सारे अंग्रेजों को भर दिया गया था, जिसके बाद जो है जब उस कमरे को बाद में खोला गया तो उसमें मैक्सिमम जो अंग्रेज भरे गए थे वो सारे लोगों की डेथ हो चुकी थी।
और इसी घटना को जो है ब्लैक होल की घटना कहा जाता है। और इसी घटना के बाद जो है प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 का, याद रखिएगा। ठीक है, और 1757 का युद्ध हुआ था इसी घटना के बाद में, ब्लैक होल की घटना के बाद में। तो आंसर हो जाएगा सिराजुद्दौला इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, आंसर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 14, विद निम्नलिखित में से किसने आत्मीय सभा, कौन सा, आत्मीय सभा की जो स्थापना है निम्न में से ये किसके द्वारा किया गया था। आत्मीय सभा काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, और आंसर यहां पर आपके इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा कि आत्मीय सभा की जो स्थापना है निम्न में से किसके द्वारा जो है इसको किया गया है। राजा राम मोहन राय के द्वारा, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा और अक्षय कुमार दत्त के द्वारा। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा डियर इस क्वेश्चन का, राजा राम मोहन राय आपके इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। ठीक है, तो राजा राम मोहन राय के बारे में अगर हम बात करें तो आत्मीय सभा इनके द्वारा जो है 1815 में, उसके बाद जो है वेदांत कॉलेज की स्थापना इनके द्वारा की गई थी, ब्रह्म समाज की स्थापना आपका इनके द्वारा 1828 में किया गया था। इन्हीं के द्वारा जो है सती प्रथा जो आपका एक प्रकार से सोशल एविल्स थी उसको समाप्त करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा कानून बनाया गया था, इन्हीं के प्रयासों से राजा राम मोहन राय के। ठीक है, तो पाश्चात्य सभ्यता के एक प्रकार से ये समर्थक थे राजा राम मोहन राय, और आधुनिक भारत के जनक कहे जाते हैं, और आंसर हो जाएगा पहला। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 15, हु एमंग द फॉलोइंग हैज स्टार्टेड द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इन इंडिया इन 1848, यानी भारत में लोक निर्माण विभाग की शुरुआत जो है 1848 में किसके द्वारा की गई थी। तो आंसर आसान है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग, डलहौजी, वेलेस्ली या फिर कॉर्नवालिस। तो सबसे पहले ध्यान देना होगा कि 1848 में भारत में वायसराय या गवर्नर कौन था, उससे पहले गवर्नर जनरल, तो आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा जो है भारत में लोक निर्माण विभाग की स्थापना की गई थी। इसी लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच में संचालित की गई थी। इसी लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में पहली बार जो है डाक व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, इसी लॉर्ड डलहौजी ने भारत में पहली बार परीक्षा के आधार पर नियुक्तियों की शुरुआत की थी, और लॉर्ड डलहौजी ने ही भारत में राज्यों को हड़पने की नीति की शुरुआत भी की थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड डलहौजी आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, हु इज द राइटली कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, यानी भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक जो है किसे कहा जाता है। स्थानीय स्वशासन का जनक लॉर्ड कर्जन को, लॉर्ड होर्डिंग को, लॉर्ड लिटन को या फिर लॉर्ड रिपन को। ठीक है, तो किसे कहा जाता है डियर, तो नाम है लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन एक प्रकार से भारत में जो है इनको सुधारों का जनक कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को काफी महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे इनके द्वारा। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी। लॉर्ड रिपन के द्वारा जो है भारत में प्रतिबंध जो लगे थे पत्रिकाओं पर उनको समाप्त किया गया था। जो आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था उसको समाप्त किया गया। उसके बाद इन्हीं लॉर्ड रिपन के समय में जो है इल्बर्ट बिल विवाद हुआ था, याद रखिएगा, इल्बर्ट बिल विवाद इन्हीं के समय में हुआ था लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में। और स्थानीय स्वशासन का परिणाम ही भारत में जो है ग्राम पंचायतों का गठन है, जिसका उल्लेख हमारे संविधान में आर्टिकल 40 में डीपीएसपी में किया गया है। बाद में भारत में पंचायती राज की शुरुआत पहली बार जो है राजस्थान में 2 अक्टूबर से की गई थी 1959 से, राजस्थान से। और इसके बाद जो है इसको संवैधानिक रूप दिया गया 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से, हमारे संविधान में अनुसूची 11 और अनुसूची 12 को जोड़कर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सारे आंसर याद रखिएगा, आंसर हो जाएगा चौथा, लॉर्ड रिपन। ठीक है, तो ये आज का सेशन था डियर। एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में ज्वाइन थे आप सभी लोग कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा था, क्वेश्चन कैसे थे, और आप लोग आंसर करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।